यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अमेंडमेंट्स का कोरिजेंडम ऑफ द कॉम्पैक्ट मई नवंबर 2024। ये क्या है कि जब हमने कॉम्पैक्ट बनाई थी तो कॉम्पैक्ट आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से बनाई थी, जो आईसीआई ने मॉड्यूल इशू किए थे उसके हिसाब से बनाई थी। लेकिन मॉड्यूल के बाद में आपको पता रहेगा आईसीआई ने एक कोरिजेंडम इशू किया, एक अमेंडमेंट का शीट इशू किया, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कॉम्पैक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाए थे। तो उसके लिए मैंने आपको यहां पे 8-10 पेज का एक फाइल दिया है और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ये रहा। तो अगर आप मई नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, आपने मेरा क्लास लिया है या क्लास नहीं लिया, अगर आप ये अमेंडमेंट वाला पार्ट देखना चाहते हैं, अब आप मुझे ये बोलेंगे कि सर क्या हमारे इंटरमीडिएट के लिए सिर्फ इतने ही अमेंडमेंट है इस बार? ना बाबा ना, अमेंडमेंट और भी है, लेकिन बाकी वाले अमेंडमेंट है वो ऑल रिवीजन लेक्चर में कवर है। जैसे आप देखोगे रिवीजन लेक्चर पीजीबीपी का, तो पीजीबीपी में सेक्शन 43B जो है वो टांग अड़ाने वाली सेक्शन, उसका अमेंडमेंट कवर है। 44 AD का कवर है, 44 ADA का कवर है। बहुत सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी रेस्पेक्टिव जो आप देखोगे टॉपिक्स उसमें कवर है, रेस्पेक्टिव टॉपिक के रिवीजन लेक्चर्स में कवर है। लेकिन कुछ ये अमेंडमेंट ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट ने लेटर पार्ट पे इशू किए, तो हमने उसके लिए एक अलग से फाइल बनाई। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? तो इसके पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप एक ग्रुप देखेंगे, दैट इज बीबी सर डीटी, और वेरीफाइड चैनल है, और वो वेरीफाइड चैनल पे जाके आप देखेंगे, वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप कॉम्पैक्ट के साथ में मर्ज कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ में अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप bbvirtual.com पे फ्री रिसोर्सेज में जाइए और फ्री रिसोर्सेज में ये वाला फाइल आपको मिल जाएगा। अब आप वहां से भी नहीं देखना चाहते, सर आईसीआई के मॉड्यूल से देखना चाहते हैं, तो आईसीआई ने ये कहां दे रखा है, तो आप जाएंगे बोर्ड ऑफ स्टडी की वेबसाइट पे और BOSlive.org उस वेबसाइट पे जाने के बाद आप जाएंगे, यहां पे दे रखा है, क्या पता है आपको? हाँ, क्या दे रखा है? अमेंडमेंट एंड डेवलपमेंट्स। एंड अमेंडमेंट एंड डेवलपमेंट्स में आप इंटरमीडिएट में जाएंगे, स्टैट्यूटरी अपडेट करके है, इसमें जाएंगे और स्टैट्यूटरी अपडेट में देखिए यहां पे ये दे रखा मई 2024 वाला। तो आप अगर चाहे तो आप यहां से भी रीड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आप कहां से रीड करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं अमेंडमेंट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये आपका एक अमेंडमेंट हुआ है सैलरी हेड में। तो सैलरी हेड में एक जो अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट मैंने रिवीजन लेक्चर में भी कवर नहीं किया, बट मैं यहां पे कवर कर रहा हूं, तो ध्यान देना। ये अमेंडमेंट ये है, आपको पता है अपने वहां पे अपन हाउस फैसिलिटी के बारे में पढ़ते हैं परक्यूजिट में, और हाउस फैसिलिटी में ऐसा पढ़ते थे पहले कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा कि जो भी टैक्सेबल होगा अमाउंट परक्यूजिट, वो लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अदर एम्प्लॉय है तो उस पर्टिकुलर केस में हम देखते थे उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है, 7.5%, 10%, 15%, उसके बेसिस पे सैलरी का इतना टैक्सेबल होता था, वो सब हमने देखा था। एंड अगर मान लो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या होता था, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर है उतना परक्यूजिट टैक्सेबल होता था। गाइस वो लिमिट एज वेल एज वो पॉपुलेशन का लिमिट चेंज हो गया है। पहले पॉपुलेशन में कैसा था कि 10 लाख से लेके 25 लाख, और 0 से लेके 10 लाख, 10 लाख से लेके 25 लाख वगैरह वैसा था। अब ये सब चेंज हो गया है। तो अभी अपन देखते हैं कि अभी नया वाला क्या है और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हाउस फैसिलिटी कितना टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल एज पर द लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। जब आप क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितना टैक्सेबल होगा। दूसरा, अगर अदर एम्प्लॉय है और अगर हाउस जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, हाउस जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, एम्प्लॉयर ओन हाउस है, और वो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को दिया रहने के लिए, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा 5% और 7.5% और 10% ऑफ सैलरी। और मैंने बोला हुआ है सैलरी में आपको क्या लेने का, बीडीबी एसीएम लेने का। बीडीबी एसीएम का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स, बोनस, अलाउंसेस, कमीशन एंड अदर मॉनेटरी इनकम। तो बीडीबी एसीएम में ये सैलरी का डेफिनेशन होता है, और बीडीबी एसीएम का 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी है, वो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे 7% कब लेना है, सॉरी 5% कब लेना है, 7.5% कब लेना है एंड 10% कब लेना है? तो देखो, अगर आप जिस एरिया में, जिस सिटी में वो घर है, उस सिटी का पॉपुलेशन जो लास्ट जनसंख्या गणना हुई थी, लास्ट सेंसस हुआ था, वो लास्ट सेंसस के हिसाब से अप टू 15 लाख है, तो आपको 5% लेना है।
अगर वहां का पॉपुलेशन मोर देन 15 लाख अप टू 40 लाख है तो आपको 7.5% लेना है, एंड अगर मोर देन 40 लाख है तो आपको 10% लेना है। तो देखो उस एरिया का पॉपुलेशन जो है वो अप टू 15 लाख है तो आपको 5% लेना है, 15 लाख से लेके ऊपर बट 40 लाख तक है तो 7.5% लेना है, एंड 40 लाख से भी ज्यादा है तो आपको 10% लेना है। कितना लेना है? 10% है वो लेना है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो, ये तो बात तब होती है जब हाउस ओन बाय एम्प्लॉयर है, लेकिन अगर वो हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस है वो एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके और एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया कि चलो बाबू यहां पे रहो, तो क्या होगा? तो यहां पे आपका, यहां पे भी अमेंडमेंट है और आपका टैक्सेबल परक्यूजिट होगा एम्प्लॉय के हाथ में 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। एंड होटल के केस में चेंज नहीं है, होटल के केस में वही 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ नोट्स भी है और ये नोट्स जो है, सेकंड नोट तो अभी इतना रिलेवेंट नहीं है बट फर्स्ट नोट है वो रिलेवेंट है। फर्स्ट नोट ये बोलता है कि बहुत बार क्या होता है जब एम्प्लॉय पता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे यहां पे तो घर दे रखा है, एक जगह नई जगह पे भी घर दे दिया, दोनों जगह घर चल रहा है, दोनों जगह घर का बेनिफिट ले रहा है। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, पहले बॉम्बे पे जॉब करता था और बॉम्बे में अपने एम्प्लॉयर ने उसको घर दे रखा है, हाउस फैसिलिटी दे रखी है। अब उसने क्या किया कि बैंगलोर उसका डेपुटेशन पे गया, बैंगलोर उसका ट्रांसफर हो गया और बैंगलोर में भी उसको घर दिया। अब देखो बॉम्बे में भी घर है और बैंगलोर में भी घर है, तो क्या दोनों हाउस को परक्यूजिट की वैल्यू में लेंगे क्या? दोनों को परक्यूजिट कैलकुलेशन में कंसीडर करके टैक्स लगाएंगे क्या? तो यहां पे इन्होंने एक अमेंडमेंट किया और इन्होंने बोला कि अगर वो दोनों जो घर प्रोवाइड किए हैं वो अप टू 90 डेज तक किए, मींस अगर वो अप टू 90 डेज मींस 90 डेज से ज्यादा नहीं है तो आप एक काम करो, दोनों हाउस का वैल्यूएशन करो, मींस परक्यूजिट की वैल्यू निकालो और जिस हाउस की कम आती है वो कंसीडर करो और दूसरा छोड़ दो। लेकिन अगर 90 डेज के बाद में है, अगर मान लो 90 डेज के बाद में है तो फिर क्या होगा कि दोनों हाउस की वैल्यू है वो टैक्सेबल करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने क्या किया, जैसे एक एम्प्लॉय है पहले मुंबई में काम करता था, मुंबई से ट्रांसफर होकर बैंगलोर चला गया, बट मुंबई में भी घर दे रखा है और बैंगलोर में भी घर दे रखा है। अगर मान लो 30-40 डेज के लिए ऐसा हुआ कि यहां पे भी घर है यहां पे भी घर है, तो आप एक काम करो कि दोनों घर का जो परक्यूजिट का वैल्यू निकालो और जो कम वाला है वो कंसीडर कर दो, वो टैक्सेबल कर दो, दूसरा वाला छोड़ दो। लेकिन अगर 90 डेज से ज्यादा है, 90 डेज से ऊपर, उसके बाद में मतलब 90 डेज तक तो आपको क्या करना है कि दोनों में से जो कम वाली वैल्यू आएगी परक्यूजिट की वैल्यू वो ही टैक्सेबल करनी है, बट 90 डेज के बाद दोनों की जो वैल्यू रहेगी वो आपको टैक्सेबल करनी रहेगी। तो देखिए क्या दे रखा है, if employee is provided with the accommodation on his transfer from one place to another place at the new place of posting while retaining the accommodation at other place, means other place पे भी घर है उसका, the taxable amount shall determine only for one accommodation which has the lower perquisite value। सिर्फ एक ही लेना है जिसकी lower perquisite value है for the period of up to 90 days। मतलब 90 डेज तक आपको क्या करना है कि 90 डेज, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अपन एक एग्जांपल लेते, एक बंदा जो है उसका पहले मुंबई में जॉब था और मान लो 1 सितंबर 2023 को उसको बैंगलोर भेज दिया। अब एक बात समझना, जब उसको बैंगलोर भेजा और बैंगलोर में भी घर दे दिया तो उसमें क्या होगा ना बेटा, तो दो जगह घर है तो 90 डेज तक तो दोनों में से जो कम वाला वैल्यू रहेगा परक्यूजिट का वो ले लो और 90 डेज के बाद में फिर आपको दोनों है वो कंसीडर करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आफ्टर द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट शैल बी चार्ज फॉर बोथ सच अकोमोडेशन। नेक्स्ट एक सेकंड नोट क्या बोलता है, नॉट सो रिलेवेंट फॉर द करंट ईयर। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू द सेम एम्प्लॉय फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, the value of perquisite shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiply by amount which is ratio of the CII cost inflation index for the previous year for which the value is calculated and CII for the previous year in which the accommodation was initially provided to the employee। and first previous year means previous year 23-24 or previous year in which the accommodation was provided to employee whichever is later। अब एक बात समझना, इसका रिलेवेंस इस ईयर में नहीं आएगा, अगले साल से आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे हुआ क्या कि करंट ईयर में हाउस का परक्यूजिट का वैल्यू जो आया वो मान लो टैक्सेबल परक्यूजिट इस ईयर में हुआ, टैक्सेबल परक्यूजिट हाउस का प्रीवियस ईयर 23-24 में फॉर एन एग्जांपल 4 लाख आया, ठीक है, ये 4 लाख टैक्सेबल परक्यूजिट है। अब अगले साल क्या हुआ, अगले साल दैट इज इन प्रीवियस ईयर
2425 में फॉर एन एग्जांपल ये आ गया 5,30,000। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगले साल, और सेम एम्प्लॉय को दे रखा है, सेम घर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है कि वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू सेम एम्प्लॉय फॉर मोर देन वन प्रीवियस है, एक साल से ज्यादा के लिए उसको घर दिया है। तो बेटा अगले साल का यहां पे 530 आया, तो क्या अगले साल 530 टैक्सेबल करेंगे? इन्होंने बोला आंसर इज नो। हम क्या करेंगे, जो पहले साल का परक्यूजेट का वैल्यू था ना उस पे इंडेक्सेशन लगाएंगे। इंडेक्सेशन कैसे? तो देखिए 4 लाख रुपीस वो इस साल का था, तो इस साल का इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा 348, इस साल का 348। अगले साल का इंडेक्स नंबर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि अगले साल का इंडेक्स नंबर 360 है, एग्जांपल, ठीक है 360 है। अब आप क्या करोगे, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 348, तो आपका आता है 4,13,793 है, इतना ही परक्यूजेट वैल्यू टैक्सेबल होगा। अगले साल टैक्सेबल वैल्यू जो परक्यूजेट का है वो इतना ही रहेगा। तो एक एम्प्लॉय को अगर मान लो मोर देन 1 ईयर आपको हाउस फैसिलिटी दिया हुआ है, इस साल का 4 लाख था, तो अगले साल है वो इंडेक्सेशन करके आप निकालना रहेगा, और आपका कितना आ रहा है उस फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला मतलब जो तुम्हारा 5%, 7.5%, 10% के हिसाब से कितना आ रहा है वो विच एवर इज लोअर वाला है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए इसके बाद ये सैलरी का अमेंडमेंट था। अगला अमेंडमेंट है जो कि आपके पीजीबीपी हेड से है। पीजीबीपी हेड में ऐसा जैसा कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। एक सेक्शन 35D में अमेंडमेंट है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मार्केट सर्वे है, इंजीनियरिंग सर्विस है, तो ये जो खर्चा करता है एसएससी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे, एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट बना के कब तक देंगे पता है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। मींस जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट 1 महीना पहले। तो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आता है वो 31 अक्टूबर आता है ऑडिट के केस में, तो बेटा 30 सितंबर तक ये स्टेटमेंट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करना पड़ेगा एसएससी के द्वारा। अगर एसएससी ने क्या किया है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस पे खर्चा किया है तो डन। चलिए अब ये जो अमेंडमेंट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है, और इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और आई थिंक आप मॉक टेस्ट पेपर देखोगे तो उसका पहला जो क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर नहीं, रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपी का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी बेस पे है, इसी अमेंडमेंट के बेसिस पे है। बट डोंट वरी, मैंने बहुत सारी चीजें यहां पे आपको बता रखी है। तो देखिए एक चीज बताओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड ये अमेंडमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी की डेथ हो जाए और घर वालों को थोड़ा पैसा मिल जाए, दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है ना, उसका मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है या टैक्सेबल होता है? राइट आंसर इज एग्जेम्प्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D। तो देखिए क्या दे रखा है, exemption on the maturity of the life insurance policy कि if any sum received under the life insurance policy including the bonus वगैरह जो मिलता है वो सब exempt है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जब मिलता है मैच्योरिटी पे वो exempt है। लेकिन गाइस इसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है। पहला तो अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल है। ये मैंने आपको पीजीबीपी के रिवीजन लेक्चर में भी बताया था, पीजीबीपी में भी बताया था, अदर सोर्सेज में भी बताया था कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता है आपको दैट इज टैक्सेबल। सेकंड, आपको पता है अपन ने जो डिडक्शन पढ़ा था एटीसी में एक लिमिट हुआ करती थी प्रीमियम की, कि पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2012। अगर उससे पहले ले रखा है तो वो 20% का लिमिट था कि 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड व्हिचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता था। पहले लिमिट 20% का था। ए पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2012 तो वो लिमिट 10% का हो गया था। एंड ए पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2013 ऑन द लाइफ ऑफ द हैंडीकैप पर्सन तो वो लिमिट आपका 15% का हो गया था। तो एक बात बताऊं, जो ये लिमिट है ना आपका 10%, 15%, 20%, अगर इससे ज्यादा प्रीमियम आपने पे किया है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल है। तो देखो, एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, ये बोलने का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन दूसरा, अगर एक तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल है, और दूसरा अगर आपने प्रीमियम पे करते टाइम ये लिमिट का वायलेशन किया था, एक भी साल में अगर ये लिमिट का वायलेशन किया, मींस प्रीमियम जो पे किया है वो 10%, 15%, 20% से ज्यादा पे किया है, तो आपका मैच्योरिटी है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर ये लिमिट का वायलेशन किया है और
डेथ पे पैसा मिला तो एग्जेम्प्ट है। इफ इट इज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ डेथ पे पैसा मिला तो एग्जेम्प्ट है। बट अगर जिंदा रहते पैसा मिला और लिमिट का वायलेशन किया था प्रीमियम पे करते टाइम, तो भाई साहब ये टैक्सेबल हो जाएगा। चलो ये अब एक अमेंडमेंट है। लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि गाइज आप अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में लिया, मतलब करंट ईयर में आपने पॉलिसी लिया उसके बाद लिया, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में लिया है, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में लिया है, एंड अगर किसी भी साल में उस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, किसी भी साल में उस पॉलिसी का प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं, इफ दैट इज मोर देन 5 लाख, तो मैच्योरिटी टैक्सेबल है। तो जैसे मान लो मैंने इस साल में कोई पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम 1 ईयर का 7 लाख है, तो मैच्योरिटी टैक्सेबल है। बट अगर प्रीमियम 4 लाख की है तो मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है। तो मैंने क्या बोला समझना, देखिए इफ रिसीव्ड होता है पैसा ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योरिटी आएगी, अदर देन यूलिप, यूलिप को छोड़ के, यूलिप के केस में कैपिटल गेन होता है और वो सीए फाइनल में समझ में आएगा। इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 मींस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में लिया है, and if the amount of premium payable for any of the previous year during the term of policies exceed 5 लाख, मतलब किसी भी साल में जो प्रीमियम है वो तुम्हारा प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो आपका मैच्योरिटी है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो देखो मैं बताऊं कब कब आपका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। पहला तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला, टैक्सेबल है। दूसरा, अगर मान लो आपका जो लिमिट को क्रॉस किया था, प्रीमियम पे करते टाइम लिमिट को क्रॉस किया था, उसका मैच्योरिटी का पैसा मिला तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लिमिट को क्रॉस मतलब पॉलिसी 1/4/2012 से पहले लिया था तो 20%, 1/4/2012 के बाद में लिया तो 10%, और 1/4/2013 के बाद में अगर हैंडीकैप्ड के लिए लिया तो 15%। प्रीमियम पे करते टाइम अगर ये लिमिट्स को क्रॉस किया था तो मैच्योरिटी आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एंड तीसरा, अगर पॉलिसी आपने 1/4/2023 या उसके बाद में ली और किसी भी साल में प्रीमियम अगर 5 लाख से ज्यादा है, प्रीमियम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी आपका टैक्सेबल होगा। प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो मैच्योरिटी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लेकिन एक बात समझना, लोगों ने चिटिंग करना चालू किया। कैसे? लोगों ने बोला कि हम एक पॉलिसी नहीं लेंगे। मैंने मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, 4 पॉलिसी ले ली। कैसे? मैंने 1/4/2023 या उसके बाद में 4 पॉलिसी ले ली, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी एंड पॉलिसी डी। और पॉलिसी ए का प्रीमियम है फॉर एन एग्जांपल 2 लाख, पॉलिसी बी का भी प्रीमियम है 2 लाख, पॉलिसी सी का भी प्रीमियम है 2 लाख एंड पॉलिसी डी का भी प्रीमियम है 2 लाख। अब मैंने 4 पॉलिसी ली, मैं बोलूंगा एक पॉलिसी का प्रीमियम तो 5 लाख से ज्यादा नहीं है। अब एक बात समझना, मैं तो बोलूंगा किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं तो मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होगी। लॉ मेकर्स बोलते हैं नहीं। निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि अगर आप मल्टीपल पॉलिसी लेते हो और सबका मिला के प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए यहां पे 8 लाख प्रीमियम है, सबका मिला के 1/4/2023 के बाद में लिया और सबका मिला के प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, तो जिन पॉलिसीज का प्रीमियम 5 लाख तक या उससे कम है उन पे आप मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट करा सकते हो और बाकी वाली पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। तो देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं कि पॉलिसी ए एंड पॉलिसी बी इन दोनों का प्रीमियम मिला के कितना हो रहा है, 4 लाख हो रहा है, जो 5 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर मैं सी को मर्ज करूंगा तो 6 लाख हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि पॉलिसी ए और बी का मैच्योरिटी है वो तो मैं एग्जेम्प्ट करा दूंगा, इस पे कोई भी टैक्स नहीं भरूंगा अंडर सेक्शन 10(10)(d). बट गाइस जो सी और डी का मैच्योरिटी है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सी और डी का मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि ए और बी का टैक्सेबल करा दे, सी और डी का एग्जेम्प्ट करा दे, ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, ऐसा कर सकते हैं। या ए एंड डी का आप टैक्सेबल करा दो, बी एंड सी का एग्जेम्प्ट करा दो, ऐसा भी कर सकते हैं। यस आप कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज है और सबका मिला के 5 लाख से ज्यादा है, बट जो 5 लाख से कम हो रहा है ना एग्रीगेट, उन पे आप एग्जेम्पशन ले लो, बाकी वाले को क्या करो, टैक्सेबल करा दो। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, वर्ड्स को पढ़ना। प्रोवाइडेड दैट
A premium is payable for more than one life insurance policy other than ULIP issued on or after 1st April 2023. Exemption 1010D का shall apply only with respect of those life insurance policies where the aggregate amount of premium does not exceed the 5 lakh. In any of the previous year during the terms of any of those policy. लेकिन guys, अगर मान लो डेथ पे पैसा मिलता है, अगर डेथ पे पैसा मिलता है भले 5 लाख से ज्यादा है बट डेथ पे पैसा मिलता है तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहला, आपने एक पॉलिसी लिया था 1/4/2013 को, 1/4/2013। अब एक बात बताओ, उसका एनुअल प्रीमियम था 6 लाख, उसका सम एश्योर्ड था 60 लाख और कंसिडरेशन अब आपको मिल रहा है 70 लाख का। और ये पॉलिसी जो आपने लिया था ये 1/4/2013 लिया था। अब एक बात बताओ, 1/4/2013 में पॉलिसी लिया था तो आपको लिमिट 10% वाला लगता है, तो 10%, तो आपके सम एश्योर्ड का क्या प्रीमियम 10% से ज्यादा था क्या? नहीं ना, इट इज विद इन 10% लिमिट। प्रीमियम जो है वो 10% लिमिट के अंदर ही था। अब एक और चीज समझना, क्या ये पॉलिसी 1/4/2013 के बाद में लिया है, सॉरी 1/4/2023 के बाद में लिया है एंड प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है क्या? नहीं, ये तो पॉलिसी 1/4/2023 से पहले लिया हुआ है ना, 2013 में ले रखा है। तो 2013 में लिया है मींस 23 से पहले ले रखा है ना, तो इस पे ये अमेंडमेंट का इफेक्ट ही नहीं आएगा, ये अमेंडमेंट तो लगेगा ही नहीं, आपको सिर्फ वो लिमिट चेक करना है। तो लिमिट चेक करते हैं, दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ 10%। तो जो भी मैच्योरिटी होगा ना बेटा, वो मैच्योरिटी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। मैच्योरिटी आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। अब देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है, आपने पॉलिसी 1/4/2023 को लिया, मतलब अभी लिया, अमेंडमेंट आने के बाद लिया। आपका प्रीमियम 5 लाख है और ये 50 लाख आपका सम एश्योर्ड है, 52 लाख का आपका लाइक जो है वो कंसिडरेशन 2033 में जाके मिलेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे पहली चीज, क्या प्रीमियम जो है वो आपके सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है? नहीं, इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 10%। दूसरी चीज, क्या प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है? आंसर इज नो, 5 लाख से ज्यादा नहीं, प्रीमियम इज ओनली 5 लाख ना। तो यहां पे भी तुम्हारा मैच्योरिटी है वो गाइज एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। यहां पे भी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसका अगला एग्जांपल देखिए, आपने 1/4/2023 को आपने पॉलिसी लिया और बेटा अब अमेंडमेंट आ चुका है, आपका प्रीमियम 6 लाख है, 60 लाख का सम एश्योर्ड है, आपका मैच्योरिटी है वो 70 लाख रुपीज आएगा। अब एक बात बताओ, यहां पे आपका प्रीमियम है वो तो विद इन द लिमिट ऑफ द 10%, विद इन द लिमिट ऑफ द 10%, वो 10% वाली लिमिट सेटिस्फाइड हो रही है? आंसर इज यस। बट गाइस, आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है ना, और जब आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है और पॉलिसी 1/4/2023 या उसके बाद में लिया है, तो बाबू मैच्योरिटी अब टैक्सेबल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या पूरा मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा? नहीं। टैक्सेबल कितना होता है पता है? जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है माइनस जितना आपने प्रीमियम पे किया, जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है माइनस जितना प्रीमियम पे किया, जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहां पे बेटा जो कंसिडरेशन मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉट बी एग्जेम्प्टेड, ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर अगर आपने 2 पॉलिसी लिया होता तो देखो, अगर 1/4/2023 को मैं 2 पॉलिसी लेता हूं, ए और बी, ए का प्रीमियम 3 लाख, बी का प्रीमियम 2 लाख है, ये 30 लाख एंड 20 लाख सम एश्योर्ड है, तो विद इन द लिमिट ऑफ 10% है। आंसर इज यस, तो 10% वाला लिमिट तो सेटिस्फाइड हो ही रहा है। अब आप देखिए, क्या आपका प्रीमियम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है? नहीं है ना, क्योंकि दोनों का प्रीमियम आप मिला भी लेते हो तो आपका कितना होता है? 5 लाख होता है, तो इसका भी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है। तो आप देखेंगे कि यहां पे आपका जो मैच्योरिटी है ए और बी दोनों का एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब देखो इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट आया, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, पॉलिसी आपने अभी लिया है, ये 10% की लिमिट में है, लेकिन आप एक बात समझिए, यहां पे प्रीमियम 450 एंड 550, टोटल कितना हो गया? 450 एंड 550, आई थिंक 556, 10 लाख हो गया। तो 10 लाख प्रीमियम, ये तो 5 लाख से ज्यादा है। तो बाबू इसमें क्या होगा कि अगर मल्टीपल पॉलिसी है तो जिन पॉलिसीज का एग्रीगेट प्रीमियम है वो 5 लाख तक ही है, उस पर आप एग्जेम्पशन ले लो। तो आप क्या करोगे, पॉलिसी ए का प्रीमियम है वो 450 है, तो वो विद इन द लिमिट ऑफ द 5 लाख है। तो आप एक काम करिए कि पॉलिसी ए जो है ना
उसका आप एग्जेम्पशन ले लीजिए एंड बी को टैक्सेबल करा दीजिए, क्योंकि इसका तो 5 लाख से ज्यादा है तो सीधी सी बात है टैक्सेबल होगा। तो आप आंसर में देखेंगे तो यहां पे लिखा होगा करके, ठीक है, कि जो पॉलिसी ए है, ए का जो प्रीमियम है जो आपका विद इन द लिमिट ऑफ द 5 लाख है एंड विद इन द लिमिट ऑफ 10% ही है, तो वुड बी एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट होगा मैच्योरिटी। लेकिन बेटा पॉलिसी बी जो है दैट वुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड, इसका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर सर मल्टीपल पॉलिसी है तो देखो, अब यहां पे आपकी 3 पॉलिसी है, एक का प्रीमियम है वो 1 लाख है, एक का 350 है, एक का 6 है। तो देखो 6 लाख वाला जो है वो तो सीधा ही आपका इसका मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा, इसका मैच्योरिटी टैक्सेबल करा दो। लेकिन ए और बी है, इन दोनों का एग्रीगेट करते हो तो भी कितना होता है, 450 होता है एंड इट इज विद इन द लिमिट ऑफ द 10% है। तो बेटा यहां एक काम करिए, ए और बी जो है इसका मैच्योरिटी आप एग्जेम्प्ट करा दीजिए, क्योंकि प्रीमियम इज विद इन द लिमिट ऑफ द 5 लाख एंड सी का मैच्योरिटी आप टैक्सेबल करा दीजिए। जब आप आंसर पढ़ोगे तो आपको एकदम बढ़िया सा समझ में आएगा। उसके बाद मान लो, अब एक बात समझना, यहां पे 7 क्वेश्चन आया, इसमें आपकी एक पॉलिसी ऐसी है जो 2022 में ले रखी है। अरे यार ये तो बिफोर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट आने से पहले है। उसमें तो आपको ये देखना है, भले 550 का प्रीमियम है, 55 लाख पे 550 का प्रीमियम, तो विद इन द लिमिट ऑफ द 10% है। अब एक बात बताओ, क्या ये जो अमेंडमेंट अभी आया है 5 लाख वाला, ये पॉलिसी नंबर एक्स पे एप्लीकेबल है क्या? ना बाबू ना। वो जो अमेंडमेंट है प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा वाला, वो सिर्फ उसी पे अमेंडमेंट है जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है जो पॉलिसी आपने 1/4/2023 या उसके बाद में लिया है। तो यहां पे पॉलिसी जो है ये तो 1/4/2022 में ले रखा। तो एक बात बताओ, इसका मैच्योरिटी जो है वो तो ऐसे भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ 10% वो लिमिट देखना रहेगा, वो लिमिट में है। 5 लाख वाला जो है वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो 1/4/2023 या उसके बाद की पॉलिसीज पे लगता है। अब एक चीज समझना, यहां पे आपका ए बी एंड सी ये सब बाद में ले रखा है, और ये बाद में ले रखा है, तो इस पे इसका 1 लाख, इसका 350, इसका 6 लाख। तो मैं बता दूं, यहां पे सी वाली पॉलिसी है ये तो आपका टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है। बट बेटा ए और बी जो है इसका प्रीमियम मिला के कितना हो रहा है, 450 हो रहा है, विद इन द लिमिट ऑफ 5 लाख है, तो इसको आप क्या करा देंगे, एग्जेम्प्ट करा देंगे। तो एक्स और ए बी एग्जेम्प्ट हो जाएगी मैच्योरिटी, और सी का मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा। समझा? आप जब यहां पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7, पॉइंट नंबर 7। अब एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 7 में कैसा है? पॉइंट नंबर 7 में ये 1/4/2023 को लिया, ये भी बाद में लिया, ये भी बाद में लिया, ये भी बाद में लिया। लेकिन आप प्रीमियम जब देखते हो, प्रीमियम जब आप देखते हो करके, ठीक है, प्रीमियम आप जब देखते हो तो इसका प्रीमियम 450 है, इसका प्रीमियम 1 लाख है, इसका 150 है एंड इसका 6 लाख है। तो एक बात बताओ, सी वाला जो पॉलिसी है वो तो सीधा टैक्सेबल कर दो, क्योंकि प्रीमियम आपका 5 लाख से ज्यादा है तो वो तो टैक्सेबल है। अब आपको ये देखना है कि सर यहां एक्स जो है वो 450 है, ए 1 लाख है और ये 1,50,000 है। अगर तीनों को मर्ज कर देते हैं तो एक बात बताइए, अगर मान लो अपन तीनों को मर्ज करते हैं तो 450 और 1 लाख 550 और 7 लाख हो गया, तो 5 लाख से ज्यादा है। तो आप उन पॉलिसीज पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं जिन पॉलिसीज का आप उन पॉलिसीज पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं, आप उन पॉलिसीज पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं जिनका प्रीमियम विद इन द लिमिट ऑफ 5 लाख है। तो अगर आप इस पे एग्जेम्पशन लेते हैं तो फिर आप ए एंड बी पे एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे, इसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों पे एग्जेम्पशन ले लेते हैं तो फिर आप एक्स पे एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक बात बताओ, जब मल्टीपल पॉलिसीज है सबका मिला के प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हुआ, तो जिनका प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है उस पे आप एग्जेम्पशन ले लो, बाकी वालों को टैक्सेबल करा दो मैच्योरिटी। तो यहां पे आप एक बात बताओ, इस पे एग्जेम्पशन लेते हो तो आपको कितना टैक्स सेव होगा? तो आप एक बात बताओ, कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना होगा आपका 50 लाख। अब आपने कितना प्रीमियम पे किया होगा उसको टोटल कर दीजिए, देखिए कितना अमाउंट आता है, और इनका भी निकालिए, इसका भी निकालिए। जो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मतलब जिसमें आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट ज्यादा आएगा, मतलब एग्जेम्पशन ज्यादा अमाउंट पे मिल रही है, वो वाला ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है। अब मैं इतना आपको होमवर्क दूंगा, मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं कराऊंगा तो फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा, और मैं चाहता हूं आपका दिमाग चले, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला है इससे। एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला है आप इससे, और हो सकता है केस सिनेरियो भी आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन, ये आप खुद करेंगे और खुद करके देखेंगे कि भैया कैसे आपसे सही हुआ या नहीं हुआ। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो आप कैसे याद रखो। अब मैं इसको पूरे को रिवाइज करा रहा हूं जो मैंने पढ़ाया। देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता।
लेकिन 3 केसेस में टैक्सेबल है। एक तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल है, दूसरा अगर प्रीमियम पे करते टाइम वो 10%, 15%, 20% की लिमिट को क्रॉस किया था तो मैच्योरिटी टैक्सेबल है, और तीसरा अगर आपने पॉलिसी जो लिया है वो 1/4/2023 या उसके बाद में लिया है और प्रीमियम आपका 5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। बट अगर इंडिविजुअल पॉलिसी का 5 लाख से ज्यादा नहीं है बट एग्रीगेट का मिला के 5 लाख से ज्यादा है तो जिसका 5 लाख है उससे कम है उस पर आप एग्जेम्पशन ले लो, बाकी वाला आपका टैक्सेबल कर दो करके, ठीक है। तो आपके पास ये चॉइस है। जब ये क्वेश्चन नंबर आप 8, 9 करोगे तब आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर आपका ये वाला क्लेरिफिकेशन, और ये 2 क्लेरिफिकेशन अभी 2 मिनट के बाद बताता हूं। पहला क्वेश्चन ये आता है सर टैक्सेबल कैसे होता है? टैक्सेबल अदर सोर्सेज में होगा और टैक्सेबल कितना होता है मैच्योरिटी पता है? जो मैच्योरिटी अमाउंट है माइनस आपने प्रीमियम कितना पे किया था, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम कितना पे किया था। अब एक और चीज समझना, अगर उस प्रीमियम का आपने कहीं डिडक्शन ले लिया है तो फिर वो प्रीमियम लेस नहीं होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C वगैरह कहीं ले लिया है तो फिर वो प्रीमियम है वो लेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, जो मैच्योरिटी पैसा मिल रहा है और इतने सालों में आपने प्रीमियम भरा होगा, प्रीमियम को एग्रीगेट कर लो, लेकिन प्रीमियम लेस नहीं होगा अगर उस प्रीमियम का आपने कोई डिडक्शन ले लिया अंडर चैप्टर 6A वगैरह। अपन समझते हैं, देखिए कितना टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में मैच्योरिटी। तो एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन KIP एंड यूलिप विच इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)D, अगर मान लो टैक्सेबल हो रहा है तो टैक्सेबल कितना होगा? सम रिसीव्ड एज एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड, मतलब सम कितना मिल रहा है और आपने कितना प्रीमियम पे किया था, प्रीमियम पे किया था वो लेस कर दो तो रिसीव्ड और माइनस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ सच लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड नॉट क्लेम एज डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट कंप्यूटेड इन द सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बंदा है जिसका नाम है हरि, एक का नाम है राम और एक का नाम है कवि। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द 10th जुलाई 2023, इस साल लिया। दे डू नॉट हैव एनी अदर पॉलिसी एंड डू नॉट इंटेंड टू टेक एनी अदर इंश्योरेंस पॉलिसी इन फ्यूचर, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट। देखो हरि का सम एश्योर्ड 45 लाख है, वो प्रीमियम पे कर रहा है वो 4 लाख है एंड 10 इयर्स का पॉलिसी है, वो डिडक्शन ले रहा है 80C में 60,000 का और मैच्योरिटी अमाउंट है 52,000। अब एक बात बताओ, पहली चीज तो इसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कितना है 4 लाख, सम एश्योर्ड कितना है 45 लाख, तो विद इन द लिमिट ऑफ 10% है, आंसर इज यस। क्या वो 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल? राइट आंसर इज भाई इसके लिए मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, इसके लिए मैच्योरिटी है वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। अब एक बात बताओ, राम जो है उसका सम एश्योर्ड 60 लाख है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 520 है, पॉलिसी 10 इयर्स की है और वो 80C में हर साल डिडक्शन भी लेता है 150 का और मैच्योरिटी अमाउंट 77 है। अब एक बात समझना, यहां जो प्रीमियम पे कर रहा है वो तो विद इन द लिमिट ऑफ 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू है, लेकिन प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है ना, तो जब 5 लाख से ज्यादा है तो बेटा मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। बट टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए आप सबसे पहले 77 लाख ले लीजिए, 77 लाख इज अ मैच्योरिटी अमाउंट माइनस इतने सालों में कितना प्रीमियम पे किया था वो लेस कर दो। तो आप एवरी ईयर प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? 520। बट गाइस क्या 520 मल्टीप्लाई बाय 10 52 लाख पूरा लेस होगा? ना 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 ना, 520 में से आप 150 का तो डिडक्शन भी तो ले रहे हैं आप अंडर चैप्टर 6 है, अंडर सेक्शन 80C, तो जितना डिडक्शन ले रहे हैं वो प्रीमियम लेते टाइम उसमें से लेस नहीं करेंगे। मतलब प्रीमियम जो है, क्योंकि अपन क्या करेंगे मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम करेंगे, तो प्रीमियम लेते टाइम अगर उस प्रीमियम का आपने डिडक्शन लिया है तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा आप समझिए कि 5,20,000 इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें से आपने 80C का डिडक्शन कितना लिया 150, तो आपका 3,70,000 बचा। 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपका 37 लाख है वही लेस होगा। एंड गाइस आपका मैच्योरिटी कितना टैक्सेबल हो जाएगा पता है? 40 लाख का आपका मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा। 40 लाख है, ये आपके अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी, इसमें ऑब्वियसली कोई इंडेक्सेशन वगैरह अदर सोर्सेज में नहीं आता, ये 40 लाख अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी। अब तीसरा एग्जांपल, कवि जो है उसका मैच्योरिटी है सम एश्योर्ड है 60, उसने प्रीमियम पे किया 650, 10 ईयर का पॉलिसी, अब तो प्रीमियम भी 10% से ज्यादा है
एंड प्रीमियम है वो 5 लाख से भी ज्यादा है, मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी, उसने एटीसी का डिडक्शन 120 ले रहा है। तो आप क्या करोगे, मैच्योरिटी अमाउंट इज 80 लाख, अब उसने प्रीमियम कितना पे किया है 650, बट बाबू इसमें से 120 का तो डिडक्शन लिया है ना, तो 530 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, तो 53 लाख आपका प्रीमियम लेस कर दीजिए, और 53 लाख जब आप प्रीमियम लेस कर देते हैं तो माइनस आपका 80 लाख कितना आएगा, 27 लाख है, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप यहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे दो क्लेरिफिकेशन है, ये क्लेरिफिकेशन क्या बोलते हैं, पहला क्लेरिफिकेशन बोलता है कि इट इज ऑल्सो क्लेरिफाई दैट बाय द सीबीडीटी दैट प्रीमियम पेबल, एग्रीगेट प्रीमियम पेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023 फॉर एनी प्रीवियस ईयर वुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल ऑन सच प्रीमियम, मतलब जीएसटी वाले अमाउंट को लेस नहीं करेंगे। जैसे मान लो आप प्रीमियम पे करते हो, वो 6,20,000 का प्रीमियम है और ये आपका प्रीमियम है, अब आप इस पे जीएसटी भी तो भरोगे, और मैं बता दूं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी 5% होता है, तो 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, इट्स कम्स टू द 31,000, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया 6,51,000। तो अब आपने पे तो किया 651 है, तो क्या प्रीमियम ऐसा मानेंगे 650 पे की 651 पे किया, नो, प्रीमियम मींस ओनली 6,20,000 लेंगे, ये जीएसटी वाला अमाउंट है, ये प्रीमियम में नहीं लेंगे। तो ये जितने भी एग्जांपल्स यहां दे रखे थे उसमें ये अजम्पशन था कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, जीएसटी को आप छोड़ो, एक्सक्लूडिंग जीएसटी ये अमाउंट है करके, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट क्या बोलता है, क्लेरिफिकेशन ऑन प्रीमियम ऑफ द टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या बोला, इट इज फर्दर क्लेरिफाई दैट CBDT that the limit of 5 lakh of the amount of premium payable would not be applicable in case of the term life insurance policy, that is where any sum under the life insurance policy is only paid to the nominee in case of death of the person insured during the terms of policy and no amount is payable to anyone if the insured person survive the policy tenure। एक बात बताओ, एक टर्म प्लान होता है, टर्म प्लान क्या होता है, टर्म एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान, एक होता है टर्म प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आपको जीते जी आपको कुछ ना कुछ पैसा वापस मिलता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। एक होता है टर्म प्लान, टर्म प्लान में क्या होता है, क्या प्रीमियम पे करो, आप अगर मर गए तो ही घर वालों को पैसा मिलेगा, आपको जीते जी कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जीते जी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना, ये टर्म प्लान पे नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैंने मेरे नाम पे 20 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया और उसके लिए हर साल प्रीमियम पे कर रहा हूं 10 लाख, तो क्या ये अमेंडमेंट मेरे लिए लगेगा, नहीं लगेगा। अरे मैच्योरिटी पे ऐसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, मैच्योरिटी पे ऐसे भी कुछ, उसका कोई मैच्योरिटी होता ही नहीं, मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो उस पे ये वाले अमेंडमेंट्स है जो 5 लाख वाला है वो नहीं लगेगा। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए टीडीएस टीसीएस में क्या है, पहला तो छोटू सा अमेंडमेंट है, सेक्शन 194A में 194A इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, अगर बैंक वगैरह इंटरेस्ट देती है टीडीएस कटेगा। अब उसमें क्या है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट इशू किया है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, और इस सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट है वो पूरे साल में मिला के 40,000 से ज्यादा नहीं है, तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि महिला सम्मान सर्टिफिकेट है, उस पे टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा जो यहां पे क्लेरिफिकेशन है ना, ये दो क्लेरिफिकेशन ये आपको याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है, इंटरमीडिएट में आने वाला है नहीं। पहला तो ये क्लेरिफिकेशन है कि आपको पता है जो ये ऑनलाइन गेमिंग होती है, ड्रीम 11 एंड ऑल, ये तुम्हारा माय 11 माय सर्कल एंड ड्रीम 11 एंड ऑल, इसमें अगर पूरे साल का नेट, पूरे महीने का नेट विनिंग, उसमें मैंने क्या बताया था कि एक सेक्शन है और वो सेक्शन का नंबर है 194BA, बड़ा एडिक्ट हो जाते हो आप, बड़े एडिक्ट हो जाते हो, और आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो, ड्रीम 11 करते हो, ये माय 11 सर्कल करते हो, तो इसमें आपको जो विनिंग रहती है उस पे 30% टीडीएस कटता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर पर मंथ में जो आपका विनिंग है, इन एवरी मंथ आपका जो विनिंग है, पर मंथ का आपका जो विनिंग है, वो विनिंग अगर 100 रुपीज से ज्यादा नहीं है, पूरे महीने का पर मंथ का विनिंग है वो 100 रुपीज से ज्यादा नहीं है, तो आपका टीडीएस नहीं आएगा। 100 रुपीज से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज ये आती है कि सर एक बात बताओ, अगर मान लो विनिंग इन काइंड है तो क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको गाड़ी खुल गई तो क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा। जैसे महिंद्रा थार, ये बताता ना आकाश चोपड़ा आता है और आकाश चोपड़ा बोलता है कि तुम है ना माय 11 सर्कल पे टीम बनाओ, आपको महिंद्रा थार जीतने का मौका पाओ करके, ठीक है। ये आपका चेतन कुमार जो कुंभार है, इन्होंने का महिंद्रा थार जीती थी, तो क्या इस पे टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, आएगा इस पे टीडीएस करके, ठीक है। और टीडीएस कैसे आएगा, उतनी वैल्यू का अमाउंट आपको देना पड़ेगा।
या इतना टैक्स भर के आ जाओ, इंश्योर करना पड़ेगा कि इस पे टैक्स जा चुका है, तभी आपको वो विनिंग रिलीज करेंगे, अदरवाइज वो विनिंग रिलीज नहीं करेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, डन। तो ये क्लेरिफिकेशन थे कुछ आईसीआई के जो उन्होंने मॉड्यूल में नहीं दे रखे थे, उसके बाद उन्होंने ये क्लेरिफिकेशन डाले। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला ढंग से करके जाना, अच्छे से करके जाना, बिकॉज एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस है या प्रबल संभावनाएं है करके, ठीक है। और एग्जाम में मुझे लगता है एमसीक्यू में केस सिनेरियो जो आपका आता है ना 8-10 मार्क का, हो सकता है इसी से आ जाए, तो वो आप ढंग से करके जाना। यहां मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जब आप एग्जांपल्स देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में।